आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 5 दिसंबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साइन किया गजा में जंगबंदी का नया प्रपोजल। हमास के जवाब का इंतजार। 42 से 60 दिन का हो सकता है सीज फायर। हमास के लड़ाके आराम फरमाते हुए बिछा रहे माइंस। इजरायली टैंक्स को उड़ाने का वीडियो किया जारी। आईडीएफ ने भी किए हमले। 76 फलस्तीनियों की गई जान। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में खुलासा, गजा में इजराइल कर रहा जेनोसाइड। तिल मिला गई ज़ायनी हुकूमत। इजरायली मिनिस्टर बेन ग्विर को उम्मीद, ट्रंप के सदर बनते ही गजा में खुलेगा सेटलमेंट्स बनाने का रास्ता, खदेड़े जाएंगे फलस्तीनी। और सीरियाई हुकूमत का दावा, रूस की मदद से मारे 400 मिलिटेंट। पुतिन बोले मिडिल ईस्ट में अमेरिका बढ़ा रहा टेंशन। तो चलिए, ये थी कुछ हेडलाइंस। शुरू करते हैं खबरें बहुत ज्यादा होंगी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, अभी तक हम आपको सीज फायर की कल से कई खबर सुना चुके हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है और खबर इजराइल से ही है। द जेरूसलम पोस्ट में छपी है और इजरायली ऑफिशियल्स ने बताया है कि इजराइल ने हमास के लिए एक नया प्रपोजल, सीज फायर और होस्टेज डील प्रपोजल पेश कर दिया है। ये एक बड़ी और अहम मीटिंग के बाद हुआ है फैसला। इस मीटिंग को लीड कर रहे थे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने नई शर्तें देखी और उसके बाद दस्तखत किए और ये प्रपोजल हमास को भेजा गया। हमास को ये प्रपोजल मिस्र के थ्रू मिल चुका है और अब इजराइल को इंतजार है हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के जवाब का कि क्या उन्हें ये नया प्रपोजल मंजूर है या नहीं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था इजराइल पर भी प्रेशर है सीज फायर जल्द करने का, लेकिन हमास पर ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश है। इस प्रपोजल में क्या शर्तें रखी गई हैं अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर पता चला है कि 42 से 60 दिन का यह सीज फायर हो सकता है। 60 दिन का सीज फायर अभी अभी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी हुआ था। 42 से 60 दिन के अंदर कुछ कैप्टिव्स हैं, कुछ होस्टेजेस हैं जिनको अभी 100 हैं, 100 में से 50 या कुछ ज्यादा आजाद करने की मांग इजराइल ने शायद रखी है, जो मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा। इसमें 50 साल तक की उम्र के वो लोग होंगे शामिल, जिसमें औरतें, लड़कियां और बीमार और ज़ईफ लोग, 50 से ऊपर वाले ज़ईफ बूढ़े लोग शामिल होंगे। उधर ये भी कहा गया है इजराइल की तरफ से, अब अपने जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, इजरायली जेलों में बंद फलस्तीनी हैं, उनकी भी नई लिस्ट सौंपिए कि आपको कौन कौन पहले चाहिए है, क्योंकि हमास ने तो पहले एक लिस्ट सौंप दी थी। कहा जा रहा है कि पहला फेज जो है वो शायद 42 से 60 दिन का हो या ये टोटल होगा। इस रिपोर्ट में दावा है कि हमास भी शायद परमानेंट सीज फायर के मुद्दे से पीछे हट जाए। हालांकि ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन हालात कुछ तेजी से बदल रहे हैं। क्या हमास 42 से 60 दिन में वापस अपनी पावर रिगेन करके फिर से इजराइल के खिलाफ मजबूती से लड़ेगा, या ये सीज फायर एक परमानेंट सीज फायर में बदल जाएगा, नहीं पता। Egyptian and Qatari mediators believes Hamas might now agree to hostage release and ceasefire deal. कतर और मिस्र के जो ऑफिशियल्स हैं, जो मीडिएटर्स हैं, जो इसमें पूरे डील में बिचौलिए हैं, यूं मान लीजिए, हालांकि बिचौलिया लफ्ज सही नहीं है, मीडिएटर्स हैं, उनको ये उम्मीद है कि हमास इस प्रपोजल को मान लेगा, इस होस्टेज डील को और सीज फायर डील को। क्या इजराइल ने कुछ नरम शर्तें रखी हैं? क्या इसमें फिलाडेल्फी कॉरिडोर को खाली कर देना शामिल है? नहीं पता। सच जैसे ही कुछ और ठोस अपडेट आएगी, ये बिल्कुल आई तो बता दिया अभी। इससे पहले पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, जो द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है कि कतर जो अपने आप को निकाल चुका था इस होस्टेज डील से बाहर, कहा था नहीं यार तुम लोग कोई सही से खेल नहीं रहे हो, हम नहीं खेलेंगे, अब वो वापस कतर आ गया है फिर से। तो आप मान लीजिए, बार बार कहता हूं, सीज फायर गजा में अनकरीब है। कतर वापस आ गया है और अभी तक मिस्र जो था की रोल निभा रहा था कतर की गैर मौजूदगी में, कतर वापस आ गया है। और ट्रंप जब जनवरी 20 को अपना ऑफिस संभालेंगे, अमेरिका के सदर के तौर पर हलफ उठा लेंगे, तब तक ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर हो जाना चाहिए। कतर से भी बात की है, ट्रंप का एनवॉय मिलने आया था कतर के प्राइम मिनिस्टर से, बात हुई है सीज फायर की। सर बढ़ते आगे, अल-कस्साम ब्रिगेड जो हमास की है, इधर सीज फायर चलता रहेगा, उधर तो गजा में जंग चल रही है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में जो मैंने देखा
वो ये देखा कि बड़ी माइंस बिछाई हैं हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने। आप अगर देखेंगे तो वो बेलचे से, सब्बल से गड्ढा खोद रहे हैं। ज़मीनों में गड्ढा खोद के माइन लगाई जाती हैं, फिर ऊपर मिट्टी बिछा दी जाती है और उसके बाद जैसे ही इजरायली टैंक या आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर आते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं। मैंने इस वीडियो में 26वें सेकंड पर देखा तो उस गड्ढे के अंदर माइन बिछाकर हमास का लड़ाका बहुत आराम की पोजीशन में, जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट, बैठा हुआ है। तो ये आराम के मुद्रा में आराम तलबी दिखाते हुए कि हम कितने आराम से हैं, तुम्हारी यहाँ सबसे इंटेंसिफाई इस वक्त हमले हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम तुमसे आराम से लड़ रहे हैं, सांस ले लेकर लड़ रहे हैं, सस्ता कर लड़ रहे हैं, ये जंग चलती रहेगी। इस तरीके से दिखाने की कोशिश की। फिर इसके बाद के स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे ही कि उन्होंने कई टैंक्स को निशाना बनाया, रेड कलर में वो कर देते हैं, एरो बना देते हैं। ये 2 मिनट 21 सेकंड का वीडियो था। 1 मिनट 56 सेकंड पर आप आएंगे तो आपको टैंक्स को निशाना बनाने की कई चीज़ें दिख जाएंगी। मैं बता देता हूँ, वॉरफेयर एनालिसिस ने ये वीडियो शेयर किया था। खैर, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इजराइल गजा में जेनोसाइड कर रहा है। आपको पता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए जो है वो आवाज़ उठाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है और पूरी दुनिया में ये आवाज़ उठाती है इंसानियत के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कई फैक्ट्स और कई गवाहियों के बेस पर ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। कहा है कि पूरा खुले तौर पर जानबूझकर गजा के अंदर जेनोसाइड किए जा रहे हैं इजरायली फौज की तरफ से। लोगों को ह्यूमैनिटेरियन जोन में मारा जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर में मारा जा रहा है। सिर्फ गोलियों और बम से नहीं, उन्हें भूख और प्यास से भी मारा जा रहा है। उनके खिलाफ अपराध हो रहे हैं। क्या दुनिया इसको देख नहीं रही है? कब तक वो चुप रहेगी? जब तक कि उनके घर तक ये अपराध ना आ जाएं। ये जो सनक है ये जंग के लिए नहीं है, ये सनक डिफेंस के लिए नहीं है, ये सनक वॉर क्राइम की सनक है। अब इस पर द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन आ जाती है, जो एमनेस्टी इजराइल भी है एक ब्रांच भाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल थी वो। एमनेस्टी इजराइल ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, अपने पेरेंट ग्रुप की ही रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि गजा में कोई जेनोसाइड नहीं हो रहा है, हम जंग लड़ रहे हैं। अब गजा में जेनोसाइड की कहानी देखिए। अल जजीरा की हेडलाइन बताती है, कल सिर्फ गजा के अल मवासी में एक जगह इजराइल ने हमला किया, इसमें 21 लोग मारे गए। सिर्फ एक जगह 21 लोग, टेंट्स वगैरह पर बॉम्ब गिराए और सब आग के गोले में तब्दील हो गया। 21 लोगों में औरतें और बच्चे भी थे जो जलकर भाप बन गए, राख हो गए, कुछ नहीं मिला। ऐसे बम थे वो। इजराइल का ये कहना है कि वहां पर हमास का एक बहुत बड़ा कमांडर था जिसकी हमें तलाश थी और ये आग जो लगी वो हमारे, और जो धमाके ज्यादा हुए वो हमारी वजह से नहीं हुए, बल्कि जो आर्म्स एंड अम्युनिशन, गोला बारूद जो वहां हमास ने छुपा रखा था, हमारे हमले से उसमें आग लगी, फिर इतने धमाके हुए, उसकी वजह से ये लोग मरे हैं। हमारी वजह से सिर्फ चॉकलेट और फूल गिरते हैं। 44,000। खैर, अस्पतालों पर, खान यूनिस पर, बेत लाहिया पर, नॉर्थ गजा पर, सेंट्रल गजा पर, हर जगह हमले इजराइल के जारी हैं। बेगुनाहों की मौत, शहादत लगातार हो रही है। इसी को वॉर क्राइम कहते हैं। इसी को लेकर आईसीसी से वारंट कटा है। बढ़ते हैं आगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि अल मवासी में ही लोग मारे गए, बल्कि बुध से आज तक, जब तक मैं खबर पढ़ रहा हूं, 76 फलस्तीनी शहीद हो गए इजरायली फोर्सेस के हमले में। यह अल मायदीन की हेडलाइन बताती है। अपनों का गम बहुत बड़ा है। किसी ने पूरे खानदान खो दिए, किसी के पास एक भी रिश्तेदार नहीं बचा। उन्हें समझ नहीं आता कि किसके कंधे पर सर रखकर रोया जाए, किसे अपने दिल का हाल बताया जाए, किसके साथ कोई खुशी का पल याद किया जाए। कोई नहीं है जो उनके घरों की बातें जानता हो। कोई नहीं है जिसने फैमिली के तौर पर वो गम और खुशी के मौके शेयर किए हों, जिनको बाद में रिकॉल किया जाए। पूरे खानदान दफन हो चुके हैं। बेन गुवेर इजराइल का एक कट्टरपंथी मिनिस्टर है।
अपने बयानों के लिए कुख्यात है, विख्यात नहीं। इस बेन गुइर ने एक पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में ये कहा कि ट्रंप आएंगे तो हमारे सपने जाग जाएंगे। ट्रंप जिस दिन राष्ट्रपति बन जाएंगे, व्हाइट हाउस जिस दिन संभालेंगे, हमें लगता है उस दिन से गजा में हम सेटलमेंट्स बनाने के लिए रास्ता पा लेंगे और गजा से जो वहां के मालिक हैं पूरे फिलिस्तीन की तरह, वो फिलिस्तीनी वॉलंटरी इमिग्रेशन की तरफ अपनी मर्जी से इमिग्रेट कर जाएंगे, गजा को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क, अपनी मर्जी से। वो ये कहते हैं, बेन गुइर कहता है, मैं कभी इतना सख्त नहीं होता लेकिन फिर भी बेन गुइर कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर कुछ ऐसे हालात पैदा करेंगे कि फिलिस्तीनी गजा को छोड़ दें, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से वॉलंटरी इमिग्रेशन ले लें। समझे आप? वो ये कहता है कि व्हाइट हाउस में जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यहां लिखा है, इन एन इंटरव्यू विद द मारीव पॉडकास्ट, मारीव उनका वेबसाइट, अखबार है, उसके साथ इंटरव्यू में बेन गुइर सेज दैट if it were up to him, he would present Trump with a program to encourage migration and settlements in Gaza. क्या अगर मेरे बस में होता या मुझ पर छोड़ दिया जाए तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक प्रोग्राम पेश करूंगा जिसके तहत गजा के लोगों को एनकरेज किया जा सके, हौसला दिया जा सके, या उनको उनकी मर्जी के तौर पर तैयार किया जा सके कि वो गजा छोड़ दें और हम गजा में सेटलमेंट्स बना सकें। फतूर है, सस्ता वाला सूखा वाला फतूर है। हेनरी बोलांट, जो कि चाइल्ड सर्वाइवर थे, जो फिलिस्तीन की जमीन पर लाए गए थे एज अ सेटलर, वो सबसे बूढ़े सेटलर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 98 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। ऑशविट्ज से, आपको पता है, वहां से लाए गए थे, अब ये नहीं रहे हैं। 1942 में फ्रांस से ये लाए गए थे, डिपोर्ट किए गए थे फिलिस्तीनी जमीन पर। ये उनकी तस्वीर है। तो सबसे पुराना बूढ़ा सेटलर अब इस दुनिया में, इजराइल में नहीं रहा। खैर, सीरियन आर्मी, रशियन फोर्सेस एलिमिनेट ओवर 400 मिलिटेंट्स इन अलेप्पो, इडलिब। ये तस्नीम न्यूज एजेंसी, ईरान की हेडलाइन है, जो ये कहती है कि सीरिया की आर्मी और रशियन फोर्सेस ने मुश्तरका मिशंस चलाकर, ऑपरेशंस चलाकर बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन फोर्सेस हैं उनमें 400 मिलिटेंट्स को मार गिराया है अलेप्पो और इदलिब शहर में। सीरिया में इस वक्त हालात कशीदा हैं, आप सबको पता है। व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया और गजा और सारे हालात जोड़ते हुए लेबनान वगैरह के यही कहा है कि अनादोलू की हेडलाइन है कि यूएस जो है, पुतिन accuses US of acting aggressively in Middle East. पुतिन ने आरोप लगाया, इल्जाम लगाया कि अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में अग्रेसिवली एक्ट कर रहा है। इट मींस कि जितना भी इस वक्त बवाल हो रहा है उसका सीधा सीधा जिम्मेदार अमेरिका को पुतिन ने बताया है कि जितना भी खेल चल रहा है वो सब। फिलहाल इतना ही हेडलाइन शो में। उम्मीद ये करते हैं पसंद आया होगा आपको, हालांकि बहुत सी खबरें आपकी पसंद की नहीं थी। सलामत रहिए, खुश रहिए, मजलूमों के लिए दुआ करते रहिए।